अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सहरिश फरहान। मैं हूं रमीज अहमद। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 18 साल करियर में मोहम्मद हफीज ने 3 ICC वर्ल्ड कप और 6 T20 वर्ल्ड कप खेले। कहते हैं कभी लालच नहीं थी, हमेशा पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेला। सपोर्ट करने पर अहले खाना, साथ ही क्रिकेटर्स, कोचेस और फैंस का शुक्रिया। प्रोफेसर के 18 साल करियर का इख्तिताम। मोहम्मद हफीज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रिटायरमेंट पर कोई अफसोस नहीं। मोहम्मद हफीज ने सपोर्ट करने पर फैमिली, साथ ही क्रिकेटर्स और फैंस का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद हफीज ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। 55 टेस्ट मैचेस में 10 सेंचुरियों और 12 50s की मदद से 3652 रन स्कोर किए। 218 वनडे में 6614 रन बनाए। 11 सेंचुरियां भी स्कोर की। 119 T20 इंटरनेशनल में 2514 रन इनकी रिकॉर्ड बुक का हिस्सा हैं। हफीज ने आखिरी मैच T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। वो टेस्ट क्रिकेट से 2018 में किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे। और इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल हमारे साथ मौजूद है। उमर गुल साहब, 18 साल का शानदार करियर आपके सामने है, कैसे देखते हैं उनके करियर को आप? नहीं, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं उनकी थ्रू आउट द करियर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह से उसने पूरे अपने ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दिए 18 ईयर। और मुझे याद है कि हम दोनों का डेब्यू एक साथ हुआ था 2003 में। और सिंस दैट डे आई नो हिम वेरी वेल कि वो कितना हम्बल है और कितना काइंड बंदा है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये क्रिकेटर्स पे ये दिन आता है कि वो एक दिन अपने रिटायरमेंट अनाउंस करता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी बात है कि वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ और इज्जत के साथ पाकिस्तान के लिए खेला है। और जितना भी खेला है परफॉर्म किए पाकिस्तान के लिए, काफी सर्विसेज है उनकी। तो मेरा ख्याल बिल्कुल उमर गुल साहब, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, आज ये बात दोहराई भी हफीज ने कि वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेले। इतने सारे अरसे में बहुत कुछ हुआ भी ऐसा जिस पर काफी अफसोस हुआ क्रिकेट फैंस को। उनका जाना जो है वो कितना अफसोसनाक है आप समझते हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये कोई इजी नहीं होता कि आप 17-18 ईयर्स पाकिस्तान के लिए खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, इतना एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली उनके जाने से टीम पे फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर होता है जो आपके लिए बैटिंग में भी परफॉर्म करता है। फिर एज ऑलराउंडर वो टीम में खेल रहा था, जिसकी वजह से टीम में काफी एक बैलेंस से आपको एक्स्ट्रा बॉलर मिल रहा था, एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक तो ये है कि हफीज की जगह को फिल करना इतनी जल्दी मुश्किल है, टाइम लगेगा। लेकिन आई थिंक बिल्कुल उमर गुल साहब, हमने देखा कि आपके साथ वो ओपन भी करते थे जब बॉलिंग की बात आती थी। आपने भी, हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्रिकेट को अलविदा किया। हफीज भी यही करने जा रहे हैं। आप समझते नहीं जो इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे आप हैं, जैसे हफीज हैं, ग्राउंड से इन्हें अलविदा कहना चाहिए था? क्या कहते हैं आप इस पर? लेकिन ये तो जब मैं खुद भी जब रिटायर हो रहा था, या मेरे से पहले जितने भी प्लेयर्स रिटायर हुए, जिस तरह यूनुस भाई हो गए, शाहिद भाई हो गए, या बाकी जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, मैं तो फिर भी लाइक ये कि डोमेस्टिक में ग्राउंड से मैंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन मेरे ख्याल से ये बार बार हम कह रहे हैं कि PCB को मेरे ख्याल से एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो हमारे जो सीनियर प्लेयर है और जितनी सर्विसेज होती है पाकिस्तान के लिए, तो उनको एटलीस्ट उनके साथ बात करके, उनके साथ कम्युनिकेट करके, उनको एक लास्ट में इंटरनेशनल मैच अगर होम हो तो ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं भी है तो उनको बता देना चाहिए पहले से कि यार हम आपको जो ना सी ऑफ के लिए एक मैच दे रहे हैं, ताकि वो उनकी जो सर्विसेज है और उनकी जो खिदमत है कंट्री के लिए, ताकि वो उनको वो इज्जत मिल जाए। तो मेरे ख्याल से काफी डिसअपॉइंट होता है प्लेयर्स के लिए कि वो ऐसे स्ट्रेट अवे अपने रिटायरमेंट अनाउंस करता है। मेरे ख्याल से PCB को चाहिए कि इन फ्यूचर, हमने पास में भी कहा था और फ्यूचर में भी, अगर हमारे बाकी जो प्लेयर्स है जो भी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, स्पेशली जो सीनियर प्लेयर्स है, तो उनके साथ बैठ के बात करके उनको एक सी ऑफ मैच देना चाहिए। चाहे बिल्कुल, ये आपने बड़ी अहम बात की है। जाहिर है इतना बड़ा नाम है और इन्होंने बार बार पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन किया। हमने भी बड़े फ़ख्र से लोगों को बताया कि ये हमारे प्लेयर हैं, तो इनको बड़े अच्छे से अलविदा करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा भी मौजूद हैं। सवेरा, क्या कहेंगी, आज आप मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिटायरमेंट का ऐलान किया, अपने करियर की पीक पर आकर अब वो जा रहे हैं। बहुत अच्छी यादें क्रिकेट को लेकर उनसे मुंसलिक हैं, कैसे देखती हैं आप उनके 18 साल के करियर को? बिल्कुल जी, मोहम्मद हफीज की बात करें तो बहुत सारी
फतुआत का हिस्सा बने। मोहम्मद हफीज हमारी बैकबोन बन के रहे, वो काफी अरसे तक 18 साल का करियर उनका पाकिस्तान के लिए, ही इज बीन ब्रिलियंट। और अब सीनियर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूछ कर जा रहे हैं, आई वुड से। बट पॉइंट यही है जो अभी इससे पहले भी आप लोग बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन गैप का फिर फुकदान दिखता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बिकॉज अगर मोहम्मद हफीज वॉज प्लानिंग फॉर हिज रिटायरमेंट तो मे बी जो आखिरी सीरीज थी शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट या ओडीआई थे यहाँ पे, तो ओडीआई तो वो रेगुलर वो खेल नहीं रहे हैं, T20 ही खेल रहे थे बांग्लादेश के अगेंस्ट। फिर वो साइन ऑफ करते अच्छे तरीके से खेल कर, बट अचानक साल की शुरुआत होती है और मोहम्मद हफीज आउट ऑफ द ब्लू ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं जी वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। बट फिर जो वो सारी बातें करते हैं उसमें अगर आप बिटवीन दी लाइंस कुछ सुने चीजें कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, और जब आप हालात ऐसे देख रहे हो तो आपको खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। एंड आवर बोर्ड शुड नो, आवर सीनियर प्लेयर शुड नो कि आगे क्या प्लान है बोर्ड का उनके हवाले से। 2-3 दिन पहले मैंने मोहम्मद वसीम, द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान टीम, उनसे बात की थी, तो उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा था कि सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि ये सीनियर्स कौन सी सीरीज का हिस्सा बनेंगे और नहीं बनेंगे। वहाँ एक मैसेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चला गया था कि प्लेयर्स अपने हिसाब से अगर ऑप्ट आउट करना प्लान करते हैं तो फिर सिलेक्टर्स भी उनके लिए डिसाइड कर सकेंगे। तो इस सारी शशोपंजे में पढ़ने से बेहतर बिल्कुल सवेरा, जैसा कि आप कम्युनिकेशन गैप का बता रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके दरमियान, हमने देखा जब जब कोई बड़ा प्लेयर गया है तो ये चीज़ खुलकर सामने आई है। अब यंगस्टर्स पर कितना प्रेशर होगा, ख़ुसूसन जिस तरह के रमीज़ राजा भी कहते हैं कि ये साल बहुत क्रूशल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इसके अलावा न्यूजीलैंड से हमें खेलना है। बिल्कुल यंगस्टर्स पे प्रेशर, देखिए प्रेशर तो यंगस्टर्स पे डेफिनेटली होगा, और स्पेशली जब एक सीनियर प्लेयर निकलता है टीम में से तो टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अनसेटल होता है। और क्या सबसे बड़ा तो सवाल ये पैदा होता है, क्या मोहम्मद हफीज जैसा ऑलराउंडर हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, क्या बेंच पे कोई ऐसा है जो मोहम्मद हफीज को डायरेक्टली आके रिप्लेस कर सकेगा कि नहीं। क्योंकि जब हमने पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में मिसबा और यूनुस खान को रिटायर होते हुए देखा तो एक बहुत बड़ी खला थी हमारे टेस्ट क्रिकेट में, जो कि हमें मिडिल ऑर्डर में दिखती थी कि वहाँ मिडिल ऑर्डर में कोई स्टेबलाइज नहीं हो सका, कोई स्टेबल नहीं हो सका। इसलिए अभी तक हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट शेकी दिख रही है, हमें लॉन्ग रन में खेलते हुए सारे प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, हमें कोलैप्सेस दिख रहे हैं। ये वो प्लेयर्स थे जो कोलैप्सेस को स्टॉप करते थे। तो मोहम्मद हफीज के जाते ही सबसे पहला ख्याल ही आता है कि क्या पीसीबी की पटारी में कोई ऐसा प्लेयर है जो कि जगह बदल। बिल्कुल अहम नुक्ता सवेरा जो आप उठा रही हैं, बेहद शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद थी, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अदालती कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना दहशतगर्दी के मुलजिम आरिफ गुल को आज ही पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, आरिफ गुल को पेश ना किया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के पीके की मोहलत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अब से बेजा केस की समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इफ्तार किया कि क्या आरिफ गुल को लेकर आए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मुलजिम हिरासती मरकज में है, अदालत लाना मुश्किल है। इस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए आरिफ गुल को पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी, ये सवाल किया गया उनकी जानिब से। उसे पेश नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देते हैं। अदालत के पास वजारत दिफा के हुक्काम को भी बुलाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुलजिम आरिफ गुल को आज ही पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। आरिफ गुल पर पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने का इल्जाम है। और अब बात करते हैं कोरोना की। पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। कोरोना के दौरान भारत की ग्रोथ मनफी हो गई। इस्लामाबाद में पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि हर साल बड़ी रकम गरीब ममालिक से अमीर ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुंतकिल होती है। पाकिस्तान ने कोरोना से कोप किया और जिस तरह हम कोविड-19 से निकले हैं, इर्द गिर्द तो देखिए जरा मुल्कों का क्या हाल बना है। हिंदुस्तान में देखें क्या हुआ है, माइनसेस में ग्रोथ रेट चलेगी। ईरान में देखें तो 2 नेबर्स को देखें और उसमें पाकिस्तान को देखें कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन पाकिस्तान को नंबर 1 रखती है, वो मुल्क जो सबसे पहले नॉर्मल हो गया, जिसने अपनी इकोनॉमी भी बचा ली और अपने लोग भी बचाए। तो उसका तो क्रेडिट ही मिलता पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं आज फिर से क्रेडिट देना चाहता हूं कि ये एक
ये भी एक गवर्नेंस की एक बहुत बड़ा ये हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और हमें खुश होना चाहिए, प्राइड होनी चाहिए इसमें कि हम इस तरह निकले उससे। तो उस एक के बाद दूसरे क्राइसिस के बाद हमने पूरी अपनी गवर्नमेंट की अब अलाइनमेंट कर दी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, और हर चीज जिससे हम अपने जो हमारा मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं उनको कम करना है, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो इंडस्ट्रीज हमने उनको इनकरेज करना है। मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला है सारी गरीब मुल्कों का, कि उनकी एलीट पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है। वो भी एक हमारा ही नहीं सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का ये मसला बना हुआ है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना की ओमिक्रॉन की किस्म तेजी से फैलने लगी है। गुज़िश्ता रोज पंजाब भर से कोरोना के 217 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 188 केसेस लाहौर से सामने आए। वजीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो जल्द अज जल्द 2 डोज लगवाएं, एहतियात करें वरना कोरोना फिर तेजी से फैल सकता है। ओमिक्रॉन की लहर मुल्क में तेजी से फैल रही है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह ज्यादा है। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना के फैलाव का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला, मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत की गई। लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस का फैलाव तेजी से फैलने लगा। कोरोना में रिपोर्ट कोरोना केसेस के 86% ओमिक्रॉन के हैं। मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल अजीज से। दानियाल, क्या होशरुबा आदादोशुमार सामने आए, बताइए। यकीनन होशरुबा आदादोशुमार सामने आए हैं। अब तक लाहौर में जो जीन सीक्वेंसिंग के बाद 117 कोरोना के जो केसेस हैं ओमिक्रॉन किस्म के वो कंफर्म हुए हैं, और महकमा सेहत पंजाब का जो इदादोशुमार है उनके मुताबिक तकरीबन लाहौर में 86% जो अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। सिर्फ 12% जो है वो पुराने डेल्टा वेरिएंट के केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन 15% अफराद ऐसे हैं जो कि ओमिक्रॉन की वजह से अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, और तकरीबन 77% जो केसेस हैं 70% केसेस वो हैं जो कि या तो वो मरीज के रिश्तेदार हैं या उनके दोस्त अहबाब हैं या उनके दफातर में काम करने वाले 7 लोग हैं। यानी कि इसका फैलाव जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। आज भी पंजाब में 200 से ज्यादा केसेस जो है वो कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। जी, और उसमें आप ये भी बता रहे हैं दानियाल के जो ओमिक्रॉन है उसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जो सामने जो आ रहे हैं रिजल्ट्स। आपसे ये जानेंगे कि शिद्दत क्या है जो पेशेंट्स एडमिट हैं अस्पतालों में, क्योंकि कोरोना के वक्त तो काफ़ी डेथ सामने आ रही थी। जी बिल्कुल, अभी तक जो पेशेंट्स अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं उनकी हालत डॉक्टर्स के मुताबिक वो नॉर्मल हालत के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं जो अस्पतालों के अंदर हो रहे हैं। तकरीबन 5% ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनको कोरोना दूसरी बार हुआ है, यानी कि ओमिक्रॉन जो है वो उनको दोबारा से हुआ है। 58% खवातीन जो हैं उनको ओमिक्रॉन हुआ है, और 42। ठीक है, तो ये आदादो शुमार सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल। आगे बढ़ते हैं। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की जानिब से समाही और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के निर्ख बढ़ाने की समात मुकम्मल हो गई है। आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक के हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि कराची के बिजली सारिफीन की मुश्किलात आसानियों में बदल चुकी है। 2050 मेगावाट बिजली खरीदने के मुआहदे कर रहे हैं जो कि 2023-24 में मिलेगी। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, बताइए डिटेल्स। देखिए, नेपरा समात के दौरान जिसमें के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपये 18 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त की थी। हुकाम ने दावा किया है कि कराची के जो अवाम है उनकी मुश्किलात आसानियों में बदल चुकी हैं, और के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना था कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के साथ 2050 मेगावाट बिजली खरीदारी का मुआहदा करने जा रहे हैं, और NTDC से 2023-24 तक 2050 मेगावाट बिजली लेने के काबिल हो जाएंगे, और इस तरह कराची वालों को इजाफी बिजली मैसर होगी साल 2023-24 में। अब नेपरा ने बिजली महंगी करने के हवाले से दोनों जो दरख्वास्तें थी उन पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि चंद रोज में सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वहाब आपका। फेस्को ने सनती बिजली की कीमत में 7 रुपये फी यूनिट का इजाफा कर दिया। 1 यूनिट की कीमत 31 रुपये तक जा पहुंची। पावर लूम्स मालिकान शदीद परेशानी का शिकार हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से। जी बिल्कुल, मुकामी पावरलूम इंडस्ट्री
दिन ब दिन जवाल का शिकार होती जा रही है। इस वक्त भी जो सूरत हाल देखने में आ रही है कि फी यूनिट बिजली की कीमत के अंदर 7 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है और एक ही बार में इतना इजाफा हुआ है। पहले जो यूनिट तकरीबन 24 रुपए का मिला करता था, इस वक्त 31 से 32 रुपए तक पहुंच चुका है। हमारे साथ वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। देखिए जी, हुकूमतों का ये फर्ज होता है कि उन्होंने अपने इंडस्ट्री के हर सेक्टर को सपोर्ट करना होता है, लेकिन लोकल पावरलूम इंडस्ट्री जो हमारी एसएमई इंडस्ट्री का रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर तकरीबन 2.5 लाख लूम्स हैं और लाखों लोगों का रोजगार है और सैकड़ों हजारों लोगों के इसके ऊपर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से इस वक्त आपके सामने है कि ये मशीनरी का कब्रिस्तान दोबारा बनना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, 4500 फैक्ट्रियां हैं फैसलाबाद में और कोई एक फैक्ट्री भी पूरी कैपेसिटी में नहीं चल रही। ये वाकई हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जहां एक्सपोर्ट बढ़ने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब लोकल इंडस्ट्री जो दिन ब दिन जवाल की तरफ जा रही है, उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। जी अब्दुल अहद, बहुत शुक्रिया आपका। बुरेवाला में ट्रांसफार्मर चोर सरगर्म हो गए। मुलजमान मुख्तलिफ इलाकों से 6 ट्रांसफार्मर्स ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे असगर अली हमारे साथ हैं। असगर, क्या कुछ पता चल सका है फुटेज की मदद से? जी, ये बिल्कुल बुरेवाला में ट्रांसफार्मर चोरों का जो ग्रोह है वो सरगर्म हो चुका है। ये थाना सिटी की हदूद में ग्रिड स्टेशन से मुल्का आबादियों से मुख्तलिफ मकामात से ये ग्रोह जो है, इन्होंने 6 ट्रांसफार्मर एक ही रात में उतार लिए हैं और ये मौका से फरार हो गए, जिनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मौसूल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये गाड़ी में आते हैं, 3-4 अफराद हैं, एक में से ऊपर खंबे पे चढ़ता है और वहां से ट्रांसफार्मर उतार कर लम्हों में ही ये नीचे गाड़ी में फेंक के और फरार हो जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस मुलजमान की तलाश कर रही है। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नए साल का पहला कारोबारी दिन, स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 65 पॉइंट्स के इजाफे से 44,661 पॉइंट्स पर पहुंच गई। तो कारोबारी हफ्ते का ये पहला दिन है और ऐसे में स्टॉक मार्केट से अच्छी खबर है। मुस्बत आगाज स्टॉक मार्केट में देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 65 पॉइंट्स के इजाफे से 44,661 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। और अभी आपको आगाह करें कि न्यू कराची के सनती एरिया में तौलिया बनाने के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाया। आपको बताएं कि न्यू कराची के सनती एरिया में तौलिया बनाने का ये गोदाम था जहां पर आग लगी और इस आग पर काबू पा लिया गया है। किसी किस्म का जानी नुकसान यहां से रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम लाखों रुपए का सामान जल गया है। आग लगने की क्या वजह है, इस हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाया। पाकिस्तान की हिंदू बरादरी के नुमाइंदा वफ़द ने पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की और भारत में पाकिस्तानी हिंदू खानदान के कत्ल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे असलम खोकर हमारे साथ मौजूद है। असलम, किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया इस वक्त की जानिब से? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले हिंदू कौंसिल के चेयरमैन और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार की सरबराही में हिंदू बरादरी का एक वफद जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचा और उन्होंने स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की। और इस मुलाकात का जो बुनियादी मकसद था वो भारत में जो पाकिस्तान की जो हिंदू बरादरी का एक जो ख़ानदान कत्ल हुआ था उस हवाले से मुलाकात करना था, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये देखा कि जो हिंदू बरादरी है उन्होंने यहाँ पर भारत के जो हाई कमिश्नर उसके सामने भी मुजाहरा किया और इस हवाले से हुकूमत की जो इक़दाम हैं उनको भी सराहा था। तो आज की मुलाकात का बुनियादी मकसद भी यही था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने इस हवाले से इक़दाम करने के हवाले से भी यकीनदानी कराई और इसके साथ साथ कानून साजी के हवाले से भी बात हुई। जो हिंदू बरादरी है, खासतौर पर अक़लियती हैं और उसके साथ साथ हिंदू बरादरी है, उनके जो मामलात हैं उन पर भी बात हुई थी। तो इस हवाले से जो असद कैसर है स्पीकर, उन्होंने यकीन दहानी कराई है डॉक्टर रमेश कुमार को कि उनकी बरादरी के हवाले से जो भी मसाइल हैं, खासतौर पर कम से उम्र की जो हवाले से मजहब चेंज करने के हवाले से और हिंदू बरादरी के जो मसाइल हैं उनकी यकीन दहानी करेगी। और भारत में जो पाकिस्तानी हिंदू जो खानदान कत्ल हुआ था उस हवाले से भी आज यहाँ पे बात की। ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सर। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी यूनिट्स में कब्जा होने पर का इंकशाफ सामने आया। महकमा सेहत ने इस हवाले से DG हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली है। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद से यूनिट्स फौरी तौर पर खाली कराने का हुक्म भी दे दिया। इनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई की गई है ये जानते हैं इरफान मूसा जई से। इरफान बताइए। जी बिल्कुल, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी यूनिट जो है उसमें गैर कानूनी तौर पर जो है वो इंकशाफ हुआ है रिहाइश पजीरों का। उनका फौरी तौर पर जितने भी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है जिनका ताल्लुक महकमा सेहत से नहीं है तो उसको
मराहल जारी कर दिया है और तमाम जिले इंतजामिया को जो मरासला जारी किया गया है, जबकि DHO को भी मरासला जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जहां पर उनको किसी किस्म की मुश्किलात हो तो वो डिप्टी कमिश्नर से रब्ता कर सकते हैं फौरी एक्शन के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया मुझसे। और अभी आपको बताएं कि कराची समेत सिंध भर में मौसमी सरमा की तातीलात के बाद तदरीसी अमल का आगाज हो गया है। वालिदैन ने मुतालबा किया है सर्दी की वजह से सिंध हुकूमत छुट्टियों में मजीद इजाफा करे। सर्दी की छुट्टियां खत्म होने के बाद तालीमी इदारे खुल गए। कराची समेत सिंध भर में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। पहले रोज बच्चों, तलबा और तालिबात की हाजिरी में कमी देखी गई। महकमा तालीम सिंध ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन केसेस सामने आने के बाद स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में इंतजामिया को SOPs का ख्याल रखने की हिदायत की है। वालिदैन का कहना है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है जो बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं। सर्दी है, बहुत है, बननी चाहिए थी हॉलीडे। ये एक माँ ही जान सकती है कि बच्चे को कैसे उठाया जाता है। सुबह बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि एक हॉलीडे गुजरे होते हैं और बच्चे फन करते हैं, आपको पता है हॉलीडेज में, और फिर स्कूल आने में बहुत मुश्किल होती है। छुट्टियाँ थोड़ी एक्सटेंड कर दी जाए क्योंकि वेदर बहुत अभी चेंज नहीं हो गए और बच्चों से ये बर्दाश्त नहीं है, तो अगर छुट्टियाँ थोड़ी और एक्सटेंड कर दी जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए भी। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये अवाम को अब समझ आ चुकी है, लेकिन हमारा फोकस, हमारी तवज्जो पंजाब की तरक्की पे है क्योंकि हमारा मिशन है पंजाब को आगे लेके जाना। मेरे साथ आज मोहसिन लगारी साहब बैठे हैं जो वज़ीर आला पाशी हैं और इन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पे आप पाशी के महकमे में वो काम किया है जो पिछले 70 साल में ना हो सका और बहुत ज़रूरी है उस पर बात करना और आपको ये बताना कि पिछले 70 साल की कारकर्दगी क्या थी और हमारी कारकर्दगी क्या है। और जब हमारी हुकूमत 2023 में अपनी मियाद मुकम्मल करेगी तो मैं समझता हूँ कि आप पाशी में हमारा काम उन चंद चीज़ों में से होगा जिसकी वजह से आप बुज़दार हुकूमत को याद रखेंगे। उन 57 की कैपेसिटी से ज़्यादा अभी आपको लगारी साहब बताएंगे। हमारे जो 4 छोटे डैम हम बना रहे हैं उनकी कैपेसिटी उन 57 डैमों से ज़्यादा है। यानी वो 57 डैम एक तरफ 70 साल का काम, एक तरफ बुज़दार हुकूमत के 5 साल एक तरफ, ये है मुकाबला। ये बिराजों की बहाली का काम कर रहे हैं, आपको बताएंगे। ये जो हमारी नहरें हैं उसकी मुरम्मत और तमीर की एक मंसूबे जारी हैं जो कि पूरे पंजाब में हमारी जो ज़राअत है उसको फ़रोग़ देंगे। और उसके अलावा ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने नहीं जा रहा, हम इस्लाहात के शोबे में भी बहुत काम कर रहे हैं। ये आपको बताएंगे। इन्होंने नया कानून लेके आए हैं 2019 में ताकि जो फरसूदा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मौसम की बात करते हैं। ईरान से बारिश बरसाने वाले सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, कल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, क्या बता रहे हैं महकमा मौसमियात? जी बिल्कुल, ईरान के रास्ते बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम गुज़िश्ता रात जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद से आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी तरह अगर कल्लात, मस्तूंग, पशीन इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये जो सिलसिला है आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो जारी रहेगा। ख़ास तौर पर आज रात और कल पूरा दिन जो है बारिश के दबाव में काफ़ी इजाफा होगा। मूसलाधार बारिशों की पेशिन गोई की गई है, ख़ास तौर पे जो मकरान बेल्ट है यहाँ और इसी तरह जो अवरान है, गवादर है, तुरबत है, कल्लात है, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशिन गोई की गई है। साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं ज़ियारत जैसे और यहाँ के जो अतराफ़ के पहाड़ी इलाके शुमाली बलूचिस्तान के, वहाँ पर बर्फ़बारी की पेशिन गोई भी की गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसी पर बात करेंगे। इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, एहतजाज भी कर रहे हैं वो, तो दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया? देखिए, इनके जो आईनी दरख्वास्त है इस्लामी की, उसमें कहा गया है कि जो नया कानून है बल्दियाती कानून, वो आइन के आर्टिकल 140 से मुताबिक है। जो इख्तियारात है वो निचली सतह तक मुंतकिल करने के बजाय जो बल्दियाती निज़ाम है उसे मफलूज किया जा रहा है। और जो शहर एक कराची एक मेगा सिटी है
और उसका जो मेयर है उसे बेख्तियार किया जा रहा है। जो आने वाला मेयर होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तालीमी इदारे और अस्पताल, तमाम सेहत और तालीम की सहूलियात भी छीन ली गई है। पीपल्स पार्टी के इक़दाम है वो न सिर्फ खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन भी है और अदालत से इस्तदा की गई है कि इस कानून को कलअदम करार दिया जाए और जो दिया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने आगाह किया। तो जमात इस्लामी का एहतजाज भी जारी है। सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया है। बल्दियाती बिल के खिलाफ होने वाले एहतजाज में आज खवातीन भी शिरकत करेंगी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, अज़ाइम है वज़ीर आला हाउस जाने के, क्या लग रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, 90 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, चौथा रोज़ है धरने का और आज यहाँ पर ख़वातीन खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़वातीन आना शुरू हो चुकी हैं, बैठना भी शुरू हो चुकी हैं और बाकायदा इनका टाइम मुकर्रर किया गया 1 बजे के बाद का। और सबसे अहम बात यह कि जब इस बारे में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से मालूम किया गया तो उनका ये कहना था कि CM हाउस जाने का ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है लेकिन आज नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी हम सरप्राइज़ देंगे। जब उनसे ये मालूम किया गया कि क्या हुकूमत सिंध ने आपसे राब्ते किए हैं तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत सिंध के कुछ वज़रा ने, कुछ रहनुमाओं ने राब्ते किए हैं और उनकी कोशिश ये है कि धरना यूं ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हाफिज़ साहब का ये कहना है कि धरना अब यूं ही ख़त्म नहीं होगा जब तक कि जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं उनको मंजूर नहीं किया जाता, उनको पूरा नहीं किया जाता। इस वक्त ज़ोहर के नमाज की तैयारी के लिए जो मर्द कारकुनान यहाँ मौजूद थे वो करीबी मस्जिदों के लिए जा चुके हैं और ज़ोहर की नमाज के बाद बाकायदा यहाँ पर मुख्तलिफ तकारीर का सिलसिला शुरू होगा। हाफिज़ साहब भी उस वक्त तक हाई कोर्ट से पहुँच चुके होंगे और ठीक है, धरने का सिलसिला जारी रहेगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने सिंध के बल्दियाती कानून को मुल्क दुश्मन करार देकर अहमकाना बात की है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी का कहना था कि असद उमर PTI के वो अरस्तू हैं जिन्हें एक बार हर तरफ भी बरतरफ भी किया जा चुका है। अरस्तू हैं जिनको पहले भी एक मरतबा वजारत से बरतरफ कर दिया गया था और PTI के हर मर्ज की दवाइयाँ हैं। वो लोकल गवर्नमेंट के कानून को कहते हैं जी ये जो है वो मुल्क के लिए खतरा है और क्या कौन रहा है। पंजाब में आते साथ वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको फारिग कर दिया। ये PTI के अंदर जितने नालायकों की भरमार है उसमें ये निस्बतन पढ़े लिखे और समझदार आदमी माने जाते हैं। अगर वो इतनी बेवकूफ़ी की बातें करेंगे तो बाकी PTI में बैठे हुए जो नालायक, नायल और चवल किस्म के वजीर हैं उनकी क्या हालत होगी। सियासी रहनुमा फारूक सत्तार की नया दिन में गुफ्तगू बताया कि सबसे बड़ी मुश्किल जो दरपेश है वो ये कि लोगों का सियासत पर से एतबार उठ चुका है। किसी एक एजेंडे पर सबको जमा होना होगा। इसके लिए इशरतुल इबाद से मिला, जहांगीर तरीन से मिले और अब सिराजुल हक और फजलुर रहमान से मुलाकातें करूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मिलने की बात 1 साल से चल रही है। PSP को आना चाहिए, आफाक अहमद को भी शामिल करना चाहिए ताकि मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आए। सियासी तौर पर सियासी जमातें आपस में दस्तो गरेबां हैं और हुकूमत ने जिस तरीके से लोगों को मायूस किया है तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो लोगों का सियासत पे एतबार कायम हो। इस वक्त हम सबका कंसर्न ये, और देखिए मैं डॉक्टर इशरतुल इबाद के साथ मिला जी, उसके बाद मैं शहबाज शरीफ साहब से मिला और अब जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मेरा इरादा सिराजुल हक साहब से, जमात इस्लामी के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिलूँ कि इज्तिमाई दानिश, इज्तिमाई फैसले, इज्तिमाई जिम्मेदारी, ताकि एक एजेंडा ऐसा हो ना, नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा कर लें। खालिद मकबूल सिद्दीकी 1 साल पहले उनका फ़ोन आया था और कहा था कि फारूक भाई मिलना है, कहाँ मिले बताए। मैंने कहा मैं आपके घर आ जाऊँ, आप मेरे घर आ जाएं। ये नैरेटिव दे के आए ना सारी पार्टियाँ, PSP आए, MKM भादरा या पाकिस्तान आए और आफाक अहमद ने एक प्रोग्राम किया। देखिए मैंने बड़ा दिल करके मैंने कहा कि आपने बर वक्त किया, मुनासिब इक़दाम है, मैंने खैर मकदम किया। जो इश्यूज़ उठाए और मैं उनका भी एक रोल, बावजूद बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन किसी कॉमन एजेंडे पे सबको जमा तो किया जा सकता है। और कराची में गैस का बहरान है, कहीं गैस का प्रेशर इंतहाई कम है तो कहीं सिरे से ही गायब है। जामा क्लॉथ मार्केट के करीब इकबाल सेंटर में गुज़िश्ता 2 माह से गैस नहीं आ रही। मसाइल रिहायशी खातून की ज़बानी जानते हैं। मैं निर्मला हूँ, इकबाल सेंटर में रहती हूँ। 2 महीने हो गए हमारी गैस नहीं आ रही है।
हम कार से अफोर्ड नहीं कर सकते, गैस भी इतनी महंगी हो गई है, हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। रोज की लकड़ी कहाँ से लेके आए, लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही है अब तो। लोगों की तो थोड़ी थोड़ी तो गैस आ रही है, हमारे चूल्हे ही ठंडे पड़े हुए। ठंडा ठंडा खाना खिला नहीं सकती हम बच्चों को, बीमार हो रहे बच्चे हमारे। ये देखो ना, हमें इतने प्यार से घर को सजाया था, अभी पूरे घर काला हो गया है लकड़ियों की वजह से। बहुत ही परेशानी हो रही। और बढ़ते हैं खेल के मैदान की जानिब। स्टार क्रिकेटर और समा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद आफरीदी ने नॉर्थ कराची में GFS बिल्डर्स के इश्तराक से क्रिकेट अकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। ज़ैफ़ा खान की रिपोर्ट। कराची के बच्चों को तालीम और खेलों की सहूलियात देने के लिए शाहिद खान आफरीदी का बड़ा इकदाम। साबिक कप्तान ने निजी कंपनी के साथ मिलकर नॉर्थ कराची में क्रिकेट एकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। बूम बूम ने मीडिया से गुफ्तगू में अपनी रिटायरमेंट, कोचिंग और सरफराज अहमद से मुतालिक मुस्तकबिल के मंसूबे भी बता दिए। रिटायरमेंट तो मेरी होगी जब मुझे ऊपर वाला बुला लेगा, तब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो मैंने रिटायर इंशाल्लाह जल्दी नहीं होना। पावर हिटिंग के बारे में भी बताऊं, अभी तक मुझसे किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। जब कांटेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह तो मैं आपको लाज़मी बताऊंगा। सरफराज अच्छा कप्तान है, फाइटर है, थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उसको ग्राउंड में थोड़ा रिलैक्स रखूं, बहुत जज्बाती हो जाता है कभी कभार। शाहिद आफरीदी ने बच्चों की तालीम, सेहत और खेलों की सरगर्मियों से मुतालिक वजीर आजम को मशवरे भी दिए। अगर हमारे वजीर आजम साहब 2 चीज़ों पे फोकस करें, एक स्पोर्ट्स और एक एजुकेशन, तो इस मुल्क के अंदर इतना टैलेंट है, वो टैलेंट इस वक्त मैं अपनी आंखों से खुद जाया होते हुए देख रहा हूँ। शाहिद आफरीदी ने वंगी गोट में ज़ेर तामीर स्कूल का दौरा करते हुए बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मदद की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ ज़ैफ़ा खान, समा, कराची। और इसके अलावा लाला ने सरफराज को जज्बाती कहा तो सरफराज अहमद ने फौरी जवाब दिया और ये कहा उन्होंने कि जज्बाती होना उनके खून में शामिल है। शाहिद आफरीदी की कोयटा ग्लैडिएटर्स में शमूलियत खुशाइन है। चाहते हैं आफरीदी कोयटा के लिए ऐसी इनिंग्स खेलें जो यादगार बन जाए। आफरीदी की शमूलियत हो गई कोयटा ग्लैडिएटर में, तो उनके आने से टीम पे कितना फर्क पड़ेगा? चलिए, शाहिद भाई बिल्कुल पाकिस्तान के इतने बड़े ऑलराउंडर रहे हैं और हमेशा से पाकिस्तान के लिए विनिंग परफॉर्मेंसेस दी है और हमें तो बहुत खुशी की बात है कि शाहिद भाई हमारे लिए खेलें कोयटा के लिए और हम चाहते हैं कि वो ऐसी परफॉर्मेंस करें कि वो हमेशा याद रह जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स। जब शाहिद भाई की बात हो रही है तो शाहिद भाई ने कहा कि आप फाइटर हैं, बहुत अच्छे कप्तान हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, क्या वाकई ऐसे है? तो वो तो नेचुरल खून में है ना।